में यहाँ पर बाजार नजर आ रहा है। खास तौर पर देखिए बैंकिंग इंडेक्स से यहाँ पर दबाव मिल रहा है और उसमें भी प्राइवेट बैंक्स के शेयर्स है वो आज ज्यादा गिरे हुए हैं। क्या रणनीति और क्या राय रहेगी इस वक्त आपकी बाजार पर? देखिए मुझे लगता है कि बाजार में जो कल सेकंड हाफ में हमको अप ट्रेंड देखने को मिला था, वो मेरे ख्याल से गलत खबर पे बाजार ने थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म दिखाया। अभी उसके बाद क्लैरिफिकेशन आया तो वापस सुबह से मार्केट डाउन है। मेरे ख्याल से देखिए ऐसे माहौल में जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्लियर नहीं है, तभी फंडामेंटल्स काम में नहीं आते और आई थिंक ऐसे टाइम पे निवेशकों को ज्यादातर डोमेस्टिक थीम्स में ही पैसा लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी भी देखिए मौके हैं, अगर किसी के पास थोड़ा लंबा समय है, एटलीस्ट 8 टू 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम है, क्योंकि जो भी वॉर है, मुझे लगता है वॉर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 2 महीना चलेगी। इसके बाद डेफिनिटली सम सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन विल बी फाउंड आउट। अभी तो कहना मुश्किल है कि कितने समय तक वॉर चलेगी, बट अंदाज़ा है कि अगर मार्च एंड तक वॉर खत्म होती है, तो मेरे ख्याल से मार्केट्स में वापस ऑप्टिमिज्म आ सकता है। अभी आप उस ऑप्टिमिज्म को कैसे प्ले करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। मेरे ख्याल से जो सेक्टर्स हमको अभी पसंद है, उसमें ऑटोमोबाइल्स है, ऑटो कंपोनेंट्स है, कैपिटल गुड्स है, होटल्स है। मुझे लगता है कि ये डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स में अच्छा ग्रोथ आपको क्वार्टर 4 में भी देखने को मिलेगा। जब बाजार में कोई एक्शन नहीं होता है और सारे ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स इग्नोर होते हैं, जैसे अभी बैंकिंग की बात की, तो बैंकिंग मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q3 के नंबर्स आप देखें तो सारे सरकारी बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। मुझे लगता है कि ये अच्छा मौका है अगर किसी को पोर्टफोलियो में ऐड करना है, क्योंकि कहीं न कहीं देखिए जब किसी को शेयर्स खरीदने नहीं होते हैं, तभी मौके अच्छे बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसमें बिज़नेस फंडामेंटल में कोई बदलाव हुआ नहीं है। हालाँकि देखिए सेंटिमेंट थोड़ा खराब हो चुका है, लेकिन इससे ये हम निकाल नहीं सकते कि क्वार्टर 4 भी खराब होगा या आने वाला समय भी खराब होगा। तो डेफ़िनेटली इसमें थोड़ा-सा निम्बल करिए और थोड़ा टाइम फ्रेम लंबा रखिए। ऐसे समय पे कितने टाइम में रिकवरी होगी, कभी बाउंस बैक होगा, कभी वॉर खत्म हो जाएगी, ये सब सवालों का जवाब अभी हमारे पास नहीं है। बट फिर भी मैं कहूँगा कि मार्केट्स में कॉन्ट्रैक्ट अगर इन्वेस्टिंग आप करते हो ऐसे समय पे, तो आगे अल्फा अच्छा बनेगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक वी हैव बीन टेलिंग आवर क्लाइंट्स थोड़ा-थोड़ा करके एटलीस्ट एसआईपी अप्रोच से एक्युमुलेट करिए, क्योंकि ये सेंटिमेंट जो है वो रातों-रात भी बदल सकता है। तो जब वो होगा तभी आपको एक अच्छी रे-रेटिंग देखने को मिलेगी। तो आई थिंक वी आर लॉन्ग टर्म बायर्स बट शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहेगी। ठीक है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी-सी वॉलेटिलिटी रहेगी और काफ़ी सारे सेक्टर्स पर भी बुलिश नज़रिया यहाँ पर दिया है। लॉन्ग टर्म की स्टोरी इंटैक्ट है। आप लंबी अवधि के लिहाज से यहाँ पर निवेश करें तो आपको रिटर्न्स भी वहाँ पर मिलते हुए नज़र आएंगे। अविनाश सर, आपने काफ़ी सारे सेक्टर्स का यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन देखिए आज जिस सेक्टर में सबसे ज़्यादा बज़ है वो है डिफेंस का खेमा। शानदार तेज़ी नज़र आ रही है और काफ़ी सारा न्यूज़ फ्लो भी है। मज़गांव डॉक की बात करें तो यहाँ पर देखिए 99,000 करोड़ का P-71 सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए बातचीत जारी है, जहां पर अब सरकार की मंजूरी का इंतजार है। इसके अलावा भी कई सारे जो GRSC की हम बात कर रहे थे वहां पर उन्होंने एक नया करार किया है। काफी सारा न्यूज फ्लो। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन जो लगातार बना हुआ है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं डिफेंस में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। इन लेवल्स पर क्या कुछ पसंद आ रहा है आपको डिफेंस के सेक्टर से, और लंबी अवधि के लिए क्या राय होगी आपकी? देखिए नॉर्मली जब वॉर शुरू हो जाती है तभी डिफेंस का बिजनेस शुरू हो जाता है और ये कहना गलत है, बट अल्टीमेटली ये एक बिजनेस है। तो आज मज़गांव डॉक का एक बड़ा एग्रीमेंट होने वाला है। आई थिंक 99,000 का करोड़ का बिड है, जो कंपनी ने कहा है कि बहुत जल्द वो फाइनलाइज करेगी। गार्डन रीच ने कल्याणी ग्रुप के साथ एक करार किया है। तो कहीं न कहीं देखिए डेवलपमेंट्स होती रहेंगी। गवर्नमेंट भी इंडियन डिफेंस कंपनीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। आप देखेंगे तो जो प्रोडक्शन पहले हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, वो अभी इंडिया में बनता है और बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो इंडिया में आगे भी बनेंगे। तो मेरे ख्याल से देखिए डिफेंस एक मल्टी ईयर स्टोरी है। इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ या न्यूज़ ड्रिवन अप्रोच इन्वेस्टर्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारी कंपनी जो आपने कही, मज़गांव डॉक की बात करें, कोचिन शिपयार्ड है, गार्डन रीच है, ऑलमोस्ट 2 या 2.5 साल की ऑर्डर बुक पे बैठी है। तो इनके पास काम की कमी नहीं है। एग्जीक्यूशन का सबसे बड़ा पैरामीटर मार्केट देखेगी। और मुझे जो स्टॉक्स पसंद है उसमें बीईएल है, उसके बाद आपका एचएएल है, भारत डायनामिक्स है। देखिए ऐसे कंपनीज में आपको एसआईपी अप्रोच से पैसा लगाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी काफी भाग चुकी है। अभी अगर आप इनके वैल्यूएशंस देखेंगे तो फेयर टू एक्सपेंसिव ही लगेंगे, लेकिन अगले 1.5-2 साल की बात करें तो जिस प्रकार से बिजनेस आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं कि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनेगा। बट आरओआई आपका तब बनेगा जब आप प्रॉपरली एसआईपी अप्रोच से थोड़ा थोड़ा करके खरीदोगे, क्योंकि क्लियरली एट दीज लेवल्स नियर टर्म में कोई अल्फा बनेगा नहीं। शॉर्ट टर्म में ये न्यूज ड्रिवन स्टॉक्स है।
बट अगले 1.5-2 साल का अगर किसी को पोर्टफोलियो बनाना है, तो मैं समझता हूँ कि बजाज सॉरी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, भारत डायनेमिक्स है, एचएल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पसंदीदा पिक्स है। तो यहाँ पे थोड़ा निवेश करिए, बट इमीडिएट रिवॉर्ड एक्सपेक्ट मत करिए, इसके लिए थोड़ा समय आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। ओके, तो चलिए डिफेंस पर ये एक टेक और हाँ लॉन्गर टर्म प्ले है जैसे कि अविनाश जी हमें समझा रहे हैं, लेकिन इस बीच रिलायंस के स्टॉक को भी एक बार पुल अप करना चाहिए। और अभी अभी ताज़ा खबर थोड़ी देर पहले एक्सचेंजेस पर ही आती हुई दिखी थी कि रिलायंस जियो के आईपीओ पर एक डीले हो सकता है ड्यू टू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट अभी भी येट टू टेक अ कॉल ऑन नोटिफिकेशन बिकॉज लोअर पब्लिक फ्लोट नॉर्म्स और साथ ही मेगा आईपीओ को लेकर सेबी बोर्ड ने कुछ तमाम प्रपोजल्स लाए हैं, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में डिले हो सकता है और इसी के चलते रिलायंस जियो के आईपीओ में भी कुछ डिलेज की खबर आई थी। हालांकि स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं है रिलायंस के, कल से इनफैक्ट रिलायंस का स्टॉक तो चल रहा है। इस खबर पर अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए समझते हैं एग्जैक्टली क्या कुछ हो रहा है और रिलायंस जियो के आईपीओ को लेकर नए अपडेट्स क्या हैं। अंकुर, अब बताएं। जी हाँ, रिलायंस जियो आईपीओ फोकस में है क्योंकि सूत्र हमें बता रहे हैं कि गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन का बड़ा इंतजार हो रहा है। ये इंतजार क्यों हो रहा है? आपको हम याद दिला दें कि सेबी ने अपनी बोर्ड बैठक में कुछ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के जो नॉर्म्स होते हैं उसमें बदलाव की जो अनुमति दी थी अपनी तरफ से, लेकिन ये सेबी नहीं कर सकता है। यहां पे जो रूल्स हैं वो गवर्नमेंट को नोटिफाई करने होंगे। सेबी सिर्फ रिकमेंड कर सकता है चेंजेस और वो उसने किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी इसको नोटिफाई नहीं किया है। जो रूल क्या है? रूल कहता है कि अभी तक आपको 5% जो अपना इक्विटी स्टेक है वो डाइल्यूट करना पड़ेगा, लेकिन जो नए प्रपोजल थे उसमें बोला गया था कि अगर बड़ा आईपीओ है, अगर बड़ी कंपनी है, तो आप 2.5% तक भी डाइल्यूट कर सकते हैं, जो कि मंशा लगती है सूत्रों के मुताबिक रिलायंस जियो की। और वहां पर अभी जो इंतजार हो रहा है वो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। अब सेबी ने तो अपना काम कर दिया है, उन्होंने गवर्नमेंट को अपना रिकमेंडेशन दे दिया है। जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वो इसको कीनली अभी स्टडी कर रहा है और हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि अभी इस पे कोई भी फैसला नहीं हुआ है। हालांकि ये जो रिकमेंडेशन थी पिछले साल हो गई, लेकिन जब तक ये फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आता है रिलायंस जियो शायद इंतजार करेगा, क्योंकि वो बड़ा स्टेक डायल्यूशन नहीं करना चाहता है सूत्रों के मुताबिक। तो देखने वाली बात ही होगी कि गवर्नमेंट इसको मानती है या रिजेक्ट करती है। मेगा आईपीओ के नियम कानून में कुछ बदलाव की खबर आ रही है, नोटिफिकेशंस का इंतजार है और इसी के चलते हम देख रहे हैं ये न्यूज फ्लो। अभी अभी अंकुर को भी हम सुन रहे थे, कैसे देख रहे हैं रिलायंस की चाल आप? तो देखिए रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल मुझे लगता है कि दो ऐसे बिजनेसेस है जो मार्केट बहुत टाइम से इंतजार कर रहा है कि कभी वैल्यू अनलॉक होगी। तो डेफिनेटली देखिए गवर्नमेंट का जो रूल है वो मेरे ख्याल से किस प्रकार से फाइनल रूप में आता है और कैसे ऑब्वियसली इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंतजार कंपनी को करना पड़ेगा। बट डेफिनेटली एक बात तो क्लियर है कि अगले 6 से 8 महीने में होपफुली रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल ये दो ऐसे विकल्प है जहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ फाइनल कंक्लूजन कंपनी लेगी। मेरे ख्याल से तब तक क्लियरिटी आनी चाहिए। और मानसी एक बात समझ लीजिए कि देखिए जियो का भी जो आईपीओ है वो काफी बड़ा होगा, बिकॉज बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। रिलायंस रिटेल ऑल्सो ऑन द ब्लॉक है, तो मेरे ख्याल से इस बार जब मार्च रिजल्ट्स के बाद जब एजीएम होगा तभी मेरे ख्याल से थोड़ी क्लियरिटी और आएगी, क्योंकि तभी शेयर होल्डर्स को जब मैनेजमेंट एड्रेस करेगा तभी क्लियरिटी मिलेगी कि एक्चुअली क्या गेम प्लान है। बट डेफिनेटली 26-27 में पॉसिबल लग रहा है, तो तब तक मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो इंतजार करेंगे। उनके कोर बिजनेस को लेके एक खबर आई थी कि यूएस ने रशियन ऑयल खरीदने के लिए 30 डे का विंडो दिया है। तो मेरे ख्याल से देखिए ये डेफिनेटली कंपनीज लाइक रिलायंस और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है इनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको स्टेबल सप्लाई मिलेगा। तो मार्केट अभी चाहेगी कि एटलीस्ट जो कोर ऑयल एंड गैस का बिजनेस है वो अच्छी तरह से चले। दूसरे बिजनेस तो चल ही रहे हैं, बट कोर बिजनेस में अगर कोई कठिनाई नहीं आती, अगर स्मूथ ऑपरेशन होता है, तो मेरे ख्याल से मार्केट यही फिंगर्स क्रॉस रहेगी कि एटलीस्ट कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए तो कंपनी इज वेल प्रिपेयर्ड। आगे मेरे ख्याल से ये वॉर कभी एंड होती है, इसका एंड कभी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर मार्च एंड के बाद वॉर खत्म होती है होपफुली, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली रिलायंस में एक अच्छा अपटिक आपको देखने को मिलेगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि Q4 विल बी मच बेटर देन Q3 और मार्केट्स उम्मीद कर रही है कि ये वैल्यू अनलॉकिंग का जो मामला है, वो भी मेरे ख्याल से एजीएम के टाइम पे थोड़ी क्लैरिटी मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स को देगी। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये राय फिलहाल रिलायंस पर हमें मिलती हुई ओवरऑल एक पूरा फंडामेंटल नजरिया अविनाश गोरक्षकर जी की तरफ से। व्यू होगा इस पूरे सेक्टर पर? नहीं, मेरे ख्याल से डेफिनेटली पॉजिटिव खबर है। देखिए, फ्री मार्केट प्राइसिंग आएगा तो ऑब्वियसली कंपनीज बेनिफिट करेंगी और पहले तो रेगुलेटेड इंडस्ट्री हुआ करती थी। अगर लाइसेंसेस भी रिन्यूएबल के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होगा, प्लस मेरे ख्याल से अगर प्रोडक्ट के प्राइसिंग के ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उसका मतलब फ्री मार्केट होने के बाद जिस कंपनी की प्रोडक्ट क्वालिटी सबसे बेहतर रहेगी, वो अपना प्रीमियम चार्ज कर पाएगी। तो आई थिंक ये देखना पड़ेगा कैसे एग्जीक्यूशन होता है, कैसे रोल आउट होता है, क्योंकि देखिए ये अभी रेगुलेशन आया है। इसका एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स में मार्केट और एनालिस्ट एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका इम्पैक्ट रेवेन्यू पे कितना आया है, मार्जिन पे कितना है। तो डेफिनेटली जो बड़े प्लेयर्स है जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रेवरीज, तिलक नगर, ये काफी बड़े प्लेयर है कर्नाटका मार्केट में। और अगर ये कर्नाटका मॉडल सक्सेसफुल होता है तो मार्केट ये भी चाहेगी कि दूसरे स्टेट्स में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि लिकर एक स्टेट लेवल सब्जेक्ट है। तो मैं कहूंगा कि डेफिनेटली एक पॉजिटिव मूव है। आई थिंक इसका असर शेयर के प्राइसेस में तो अभी अब दिख रहा है, बट कैसे नंबर्स में आएगा ये मेरे ख्याल से शायद आपको 1-2 क्वार्टर्स वेट करना पड़े और उसके बाद ही मार्केट में एक थोड़ा सा कंफर्ट आएगा कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसे हुआ है और हाउ इज द कस्टमर्स टेकन इट। क्योंकि अल्टीमेटली अफोर्डेबल प्राइसिंग, प्रीमियम प्राइसिंग तब चलेगा जब प्रोडक्ट क्वालिटी एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है, तो बड़ी खबर, पॉजिटिव खबर है और इसी के चलते सभी स्टॉक्स अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार करते हुए फंडामेंटल नजरिया तो हमने लिया, लेकिन